हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे निबंध दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को वर्णनात्मक शैली में लिखा है। दिल्ली दरबार दर्पण। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खा राशि घराने का कैसे दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्राब्दी और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलाए जो इस पर छापा है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खा को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का ओहदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचौबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते थे। हाँ, कुछ फ़र्क था तो इतना कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वहीं कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहब? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़े आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकोंग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्हें सलाम न किया तो एडिकोंग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडिकोंग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिख पड़े जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के ही समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाव पाव तोड़ते थे। कितने वाक़या ऐसे थे
जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते। पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने को ही नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसे एक भाई कवि देख कर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ मैं, उनके पति राजा सकाराम साहब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिससे श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती है। पर अनुवादक मैम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति से बातचीत करते थे जिससे सब मग्न हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रख कर बात की। एक बार जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बाद में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा जड़ा और सुनहला रूपहरा तथा शीशे का काम बना था। कुंगरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए। उनके बंगले में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे ख्वास लोग हाथों में चंबर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुंह साहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुंह साहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मड़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी थी। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहाँ बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे।
जिससे ऊपर नीचे बैठने का बेखड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी, राजा और इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे हैं। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, विजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उरछा, महाराणा, उदयपुर, महाराव राजा, अलवर, बूंदी, महाराज राणा, भल्लावर, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोंदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरौंद, कूच बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिगनी टोरी, नवाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भूपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब, भावनगर, मुरबी, पिपलौदा, जागीरदार, पालदेव, मीर खैरपुर, महंत, कोंदका, नंदगांव और जाम नवानगर। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राष्ट्रीय चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुषखंड के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या उन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के अनुमान होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परात बंधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अलमारियाँ कसी थी और कारचौबी झूले पड़े थे, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देखकर जहाँ था वही हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:45 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषखंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के गार्ड मास्टर का वस्त्र धारण किया, जहाँ से श्रीयुत राशि छत्र के तले अपने सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत ने आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेराल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव दी क्वीन, ईश्वर महारानी की चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा और गार्ड ऑफ नगर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ
हेराल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आशा होते ही बंदीजनों ने, जो दो पांति में राज्य सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजा आज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्टा यह है, महारानी विक्टोरिया। ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ है, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे, उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजा आज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाशित किया गया है, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में भी यह वर्णन है कि उस समय के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले। और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त कि हमने अपने किए हुए राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में लिया, हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहाँ सुगमता के साथ हो सके, सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियाँ और प्रशस्तियाँ लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडी एम्परेटिक्स हिंदुस्तान की राजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्पस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज्य संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, यह नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा है और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित है और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियाँ या प्रशस्तियाँ उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाए। हमारी विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। चीफ हेराल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका था तो हेराल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 33
34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी, तब फिर बाड़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। हमारा दिल्ली दरबार दर्पण निबंध समाप्त हुआ। धन्यवाद।